एनसीईआरटी 11th के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स के वो सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से सवाल बनते हैं और जब पेपर अच्छा बने तो यहीं से सवाल उठाए जाते हैं जो एक्सरसाइज के सवाल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये कहता है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, सो एक्चुअली में एल्केन्स के केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व है कि जब एल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, जब पर्टिकुलरली एल्केन में क्लोरीनेशन करोगे तो आप ये देखोगे मीथेन का क्लोरीनेशन करने पे इथेन का फॉर्मेशन कैसे होगा। अच्छा, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। मैं एक जनरल आइडिया रिएक्शन का दे देता हूँ कि लेट्स से अपने पास मीथेन प्रेजेंट है, वी हैव CH4 ना। इस मीथेन में आपको क्लोरीनेशन करना है, वी हैव टू ट्रीट दिस विद Cl2 और रिएक्शन आपका UV के प्रेजेंस में या HNO के प्रेजेंस में देखने को मिलता है। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन ऑपरेट करता है और आप देखोगे 1 by 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे क्लोरीन से। सो मान लीजिए हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, सो विल गेट CH3Cl, क्लोरोमीथेन बनेगा। ठीक है, फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन कर दिया, एक और हट गया, फिर से बनेगा CH2Cl2 अगेन। इसके बाद एक और हाइड्रोजन हटा लीजिए, CHCl3 बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, फिर से हटा लीजिए और CCl4 बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन आपको देखने को मिलता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू। दीज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एल्केन्स। अब सवाल आपके पास ये है कि जब एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे तो आप बताइए कैसे इथेन का फॉर्मेशन होगा। हालांकि इथेन तो आपने देखा कहीं पे बना नहीं, बट सवाल ये है कि इथेन कैसे बनेगा। अब देखिएगा क्लोरीनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसका एक और आइडिया आपको जनरली देखने को मिलता है जब आप वुड्स रिएक्शन पढ़ते हैं। आपको पता है वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू ऑपरेट करता है और जो भी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं उनमें हमेशा बाई प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि फ्री रेडिकल किसी और फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाता है, इनमें सिलेक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, अच्छा, जब आपको क्लोरीनेशन करना है तो एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, ये लिख रखा है आपको पता है। और जब भी फ्री रेडिकल्स के थ्रू रिएक्शन ऑपरेट करता है तो 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप इनिशिएशन होता है, दूसरा स्टेप को प्रोपोगेशन का होता है और तीसरा स्टेप टर्मिनेशन का होगा। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो Cl2 है इसमें रेडिकल बना देने। मान लीजिए आपने सनलाइट इस पर डाल दिया, हीट कर दिया, तो ये होमोलिटिकली क्लीव करेगा, होमोलिटिक फिशन होगा और होमोलिटिक फिशन होने के बाद जो बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे और कुल मिला के आपके पास क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, अब होता क्या है इसके बाद कि क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मीथेन पे अटैक करते हैं और मीथेन पे अटैक करने के बाद क्लोरीन के फ्री रेडिकल जब मीथेन पे अटैक कर लेंगे, देखिए क्लोरीन का फ्री रेडिकल था, मीथेन पे अटैक करके H रेडिकल को खींच लेगा और ये जो H और C का बॉन्ड था इसमें से एक रेडिकल कार्बन पे आ जाता है, एक रेडिकल हाइड्रोजन पे आ जाता है और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना लेते हैं। देखिए हट गया HCl तो हट गया, लेकिन साथ में आपका बच गया CH3 रेडिकल। ठीक है, CH3 रेडिकल बन जाता है। अब जब रिएक्शन आगे प्रोपोगेट करती है, देखो आपको बनाना क्या है, उसके बाद CH3Cl बनना है, तो फिर ये CH3 क्या करता है, CH3 रेडिकल Cl2 के साथ मिल जाता है, फिर Cl2 में बॉन्ड क्लीव कर जाता है, एक Cl के रेडिकल्स बन जाते हैं, फिर CH3 Cl के रेडिकल के साथ जुड़ के CH3Cl बना लेता है। ठीक है, और रिएक्शन इस तरीके से कंटिन्यू रहता है। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि जब रिएक्शन में रेडिकल्स बन रहे हैं तो रेडिकल कोई भी किसी के साथ कंबाइन कर सकता है। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे मिथाइल रेडिकल बना था, तो ये जो मिथाइल रेडिकल था, ये मिथाइल रेडिकल अपने जैसे मिथाइल रेडिकल के साथ जुड़ के इथेन बना देता है। तो ये इस तरीके से इथेन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस रिएक्शन में कोई इथेन का फॉर्मेशन नहीं किया जा रहा। इस रिएक्शन में बेसिकली एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन करके इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स में, अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि रेडिकल के थ्रू रिएक्शन जा रहा है तो फ्री रेडिकल्स में किसी भी तरीके से कंबाइन होने की क्षमता होती है। तो आप ये देखेंगे कि इस पूरी रिएक्शन के दौरान मिथाइल रेडिकल बनता है और ये मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करके इथेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, दैट इज बाय ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इथेन इज फॉर्म्ड। ठीक है, देखिए नीचे आंसर लिख रखा है कि आप ये देख सकते हैं कि प्रोपोगेशन स्टेप में जो मिथाइल रेडिकल्स बनते हैं वो मिथाइल रेडिकल 3 तरीके से रिएक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, वो हमने देख लिया कैसे 3 तरीके से, शायद मिथाइल मिथाइल के साथ जुड़ के इथेन बना दे, या दूसरा मिथाइल रेडिकल क्लोरीन रेडिकल के साथ जुड़ के CH3Cl बना दे जो हम बनाना चाह रहे हैं, या हो सकता है क्लोरीन रेडिकल के साथ जुड़ के Cl2 बना दे। ये पूरे के पूरे रेडिकल्स को खत्म करने वाले स्टेप होते हैं, इनको टर्मिनेशन स्टेप पढ़ा जाता है। और इस वजह से आप ये देख सकते हैं कि चेन टर्मिनेशन स्टेप में 2 मिथाइल रेडिकल आपस में जुड़ के इथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से इथेन बन सकता है। तो दोबारा मैं इसलिए करके बता देता हूँ आपको कि कैसे इथेन का फॉर्मेशन हो सकता है जब आप क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करेंगे। तो जब आप क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करेंगे उस टाइम पे रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा और रिएक्शन में मिथाइल रेडिकल्स बनेंगे और मिथाइल रेडिकल्स के साथ कंबाइन करके, आपस में कंबाइन करके इथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, तो इजी सी बात है। ठीक है,
अच्छा, नंबर सेकंड क्वेश्चन आपका है कि आपको IUPAC नेम लिखने हैं, कंपाउंड्स दे रखे हैं इनके IUPAC लिखने हैं आपको। बहुत हल्की सी बात है, देखिए आप खुद भी लिख सकते हैं, 4-5 कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए ऑलरेडी मैंने, तो आप यहाँ से देख के भी कर सकते हैं। बताइए अब देखेंगे कंपाउंड जो दे रखा है, कंपाउंड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा और डबल बॉन्ड लेफ्ट वाले से सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे आएगा, लेकिन यहाँ से क्योंकि आपका अल्काइल ग्रुप या साइड चेन भी पास में लगा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ से नंबर कर लेंगे। नंबर कर रखा है 1 2 3 4, राइट। देन वी हैव 2 पे मिथाइल, दिख रहा है आपको 2 पे मिथाइल है, सिंपली 4 कार्बन है तो ब्यूट और 2 पे इन, सो 2 मिथाइल ब्यूटीन, इट्स वेरी सिंपल, राइट। अच्छा, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड 1 पे प्रेजेंट है और यहाँ से आऊँगा तो ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे प्रेजेंट है, तो आपको डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी लगाना पड़ेगा। सो नंबर लगा रखा है और उसके बाद आप देखेंगे 5 कार्बन है तो पेंट, 1 पे इन है तो आपने लिख लिया 1 इन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये गलत है, ई काटना पड़ेगा आपको, 1 इन। और उसके बाद 3 पे आयन, तो 3 पे आपको आयन लिखना है क्योंकि आपको ओमिट करना पड़ता है ई जब आपका सेकेंडरी सुफिक्स में वोवल से स्टार्ट हो जाए या वाई से स्टार्ट हो जाए। अच्छा, दिस इज वेरी सिंपल, 2 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 कर लिया आपने। अब आपको पता है 2 डबल बॉन्ड है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप लिखेंगे ब्यूटा, ब्यूटा, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो आप जो वर्ड रूट है उसके लास्ट पे ए लगाएंगे। सो दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन, सो ब्यूटा 1,3 डाइईन, राइट। अच्छा, अब ये जो पूरा मॉलिक्यूल दे रखा है, इस पूरे मॉलिक्यूल में आप डबल बॉन्ड से देखना स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी लगाएंगे, तो डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी लगाऊंगा 4 आ जाएंगे और ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका साइड पे होगा। और ये पूरा बेंजीन रिंग जो लग रहा है आपको, ये साइड ग्रुप की तरह जब ट्रीट किया जाए इसको तो फिनाइल पढ़ते हैं। सो 4 पे फिनाइल, 4 पे ये पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा और उसके बाद पूरे 4 कार्बन ब्यूट और 1 पे इन, तो सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद OH ग्रुप से प्रायोरिटी होगा, सो बेंजीन के जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उसको 1 कर दूंगा और लास्ट नेक्स्ट वाले को सेकंड कर देंगे। सो आप देखेंगे 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और ये पूरा का पूरा आपका बेंजीन अल्कोहल या फिनोल पढ़ लेते हैं इसको, बेंजीन पे जब OH हो तो इसको फिनोल पढ़ते हैं। सो दिस विल बी 2 मिथाइल फिनोल। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। अब इस मॉलिक्यूल में आप नाम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कार्बन चेन है तो ऑब्वियसली हम लॉन्गेस्ट चेन देखना प्रेफर करेंगे, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। 10 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है और 10 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन के बाद आप देखेंगे ये एक्चुअली में ऐसे आप ओपन करके लिख लीजिएगा, ये कार्बन यहाँ पे है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन है यहाँ पे, आप देख रहे हैं CH2 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 करके। अब उसके बाद 5वें कार्बन पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। अब इस पूरे ग्रुप का नाम आप लिखेंगे, ठीक है। अब इस पूरे ग्रुप को आप अलग से नंबर करके भी लिख सकते हैं और इसके लिए ट्राइवियल नेम्स के हिसाब से भी इसको आप चला सकते हैं। देखिए, इस 5वें कार्बन पे ये पूरा ग्रुप लगा था और इस पूरे ग्रुप में खुद से आपको अलग से अगर IUPAC नाम लिखना पड़े तो आप लिखेंगे 2 पे मिथाइल एंड दिस इज मिथ इथ प्रोप, 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि साइड ग्रुप की तरह है। सो 5 कार्बन पे, कार्बन नंबर 5 पे आपने लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट लगा के आप लिखेंगे कि 2 पे मिथाइल था और प्रोपाइल था, इस पूरे ग्रुप को पढ़ेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल और 10 कार्बन एटम थे तो डेकेन आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अब उसके बाद फिर से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दे रखा है, अब देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर रखा है, कर लिया सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। 4 नंबर पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आपने लिख दिया 4 पे इथाइल और उसके बाद 10 कार्बन थे तो डेक, लेकिन क्योंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो डेका आएगा तो लिख लिया डेका, ठीक है। और उसके बाद इन किस किस कार्बन पे है, 1 पे है, 5 पे है और 8 पे है, सो 158 ट्राई इन आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप इनका IUPAC लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको दे रखा है सवाल कि आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है और IUPAC नेम लिखना है उन सारे पॉसिबल आइसोमर्स का जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेट किया गया है। ओके, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है और साथ में लिखा गया है कि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाने हैं। बताइए C4H8, देखिए C4H8 का मतलब और एक डबल बॉन्ड साथ में, तो ऑब्वियसली आपने ऐसा बना लिया CH3 CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2, यह जाएगा आपका C4H8। तो पहला बनेगा ब्यूट 1 इन, अब दूसरा कैसा बनेगा कि 1 इन पे ना करके 2 इन पे कर देता हूँ, फिर मैंने क्या कर दिया, ब्यूट 2 इन बना दिया, देखो ऐसा कर लिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये लिख लिया मैंने ब्यूट 2 इन। अब क्योंकि ऊपर आइसोमर्स मेंशन नहीं कर रखे हैं, कौन से आइसोमर्स आपको लिखने हैं, पॉसिबल आइसोमर्स बता रखे हैं, तो आपको स्टीरियो भी देखना पड़ेगा। अब आपको ये पता है कि जब आप ब्यूट 2 इन बनाएंगे तो ब्यूट 2 इन 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वन इज सिस एंड अदर वन इज ट्रांस। से ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होंगे तो ट्रांस। सो वी हैव सिस ब्यूट 2 इन एंड ट्रांस ब्यूट 2 इन, राइट। अब उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ कि इसका एक चेन आइसोमर बना देता हूँ, मैंने 3 कार्बन रख लिए सिर्फ चेन में और एक मिथाइल ग्रुप को साइड पे कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप ये देखेंगे फिर डबल बॉन्ड मेंटेन होना चाहिए, डबल बॉन्ड को नहीं हटाना है आपने, फिर ये बन जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। कुल मिला के अगर विदाउट स्टीरियोमर में बात कर लूँ तो 3 आइसोमर्स बनेंगे, 3 आइसोमर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड कर लूँ, मैं GI देख लूँ तो उसके हिसाब से टोटल 4 बनेंगे, क्योंकि सिस और ट्रांस वाले 2 अलग से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, दूसरा मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं C5H8। बताइए C5H8 कैसे बनेगा आपका? कार्बन 5 स्केलेटन बना लीजिए। ये देखिए मैंने 5 कार्बन बना दिए। अब आपको मेंशन कर रखा है कि आपने एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो अब ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो मान लो मैंने टर्मिनल पे लगा लिया। स्केलेटन आप कंप्लीट कर लेना, मैं बस इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पता, बाकी तो हाइड्रोजन ही लिखना है। लिख लेता हूँ मैं CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज CH, सो दिस इज पेंट 1 आइन। ठीक है। अच्छा, इसी का दूसरा फॉर्म में क्या कर सकता हूँ कि पेंट 1 आइन ना करके पेंट 2 आइन बना दो। देखिए इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ये 5 कार्बन और मैंने 2 पे आइन लगा दिया। ठीक है, सो ये बन जाएगा आपका पेंट 2 आइन। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। ठीक है ना, पेंट 2 आइन हो जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद पेंट 1 आइन पेंट 2 आइन। अब उसके बाद मैं ब्रांच बना सकता हूँ कि ये 2 फॉर्म बनेंगे। अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड के बच्चे ऐसा सोचे कि ट्रिपल बॉन्ड इस साइड लेके आ जाऊँ मैं यहाँ पे, तो फिर नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, वो फिर से पेंट 2 आइन आ जाएगा। वो कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं होगा। अब मैं इसमें ब्रांच बना सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, 4 कार्बन एटम्स को चेन में रख लूँगा। ये रख लिया मैंने। ठीक है, और एक ब्रांच बना दिया मैंने, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया मैंने, CH3 ग्रुप। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका 3 मिथाइल, दिस विल बी 3 मिथाइल और ब्यूट 1 आइन, सो ब्यूटाइन सिंपली। ठीक है, और इसके अलावा कोई फॉर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, और GI तो इसमें होते नहीं, आपको पता है। ठीक है, इसमें कोई और फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपली देख सकते हैं। तो ये 3, क्योंकि इससे कम चेन कर लो तो आप ग्रुप्स को जोड़ नहीं पाओगे। तो ये 3 फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स में। ये भी काफ़ी ईजी सा सवाल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस सवाल को हमने बहुत डिस्कस कर रखा है कि आपको ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स देने इनके, तो आपको मैंने सिखा रखा आपको ये कैसे करना। देखिए पेंट 2 इन दे रखा है। अब आपको ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। कर दिया आपने यहाँ से ब्रेक, और इसके लेफ्ट वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O लगाना है, और इसके राइट वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O लगा देना है। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। तो बताइए ओजोनोलिसिस करने के लिए आपको इसको O3 के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, और O3 के साथ ट्रीट करने के बाद रिडक्शन करने के लिए आपको जिंक का यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज Zn एंड H2। ठीक है, Zn और H2O का यूज़ करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल आपके पास गिवन था, इस मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद, ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद पिछले वाले कार्बन में, पिछले वाली चेन में 3 और अगले वाले में 2। अब C डबल बॉन्ड O आपने लगाया, इसका मतलब ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका बनेगा CH3 CH2 CHO, और अगले वाले में CH3 CHO। सो पिछले वाले में पेंट, जो पेंट था आपका पेंट 2 इन, इससे एक तो बनेगा आपका प्रोपेनल और दूसरा बनेगा इथेनॉल। तो काफ़ी इजी से प्रोडक्ट है। ठीक है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल में आप क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ से ब्रेक कर दूंगा मैं। अब मैंने आपको ये सिखाया, मैं फिर से बता देता हूँ आपको एक बात और, कि अगर तो आपके C डबल बॉन्ड C में कोई ब्रांच ना हो, मान लो ऐसा है CH डबल बॉन्ड CH, फिर बनेगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपका C डबल बॉन्ड C है और सब जगह ब्रांचेस लगा रखे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर बनेगा केटोन। फिर आपको सिंपली केटोन बना देना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैसा ही है, बताओ जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड था उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब ये केटोन बनेगा, और इधर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है तो मतलब केटोन बनेगा। तो सिंपली यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ भी डबल बॉन्ड O लगेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड O लगेगा। तो लगा लीजिए कैसा आ जाएगा, 1 2 3 4 5, एक आएगा पेंटेन 2 ओन। ठीक है, पेंटेन 2 ओन बन जाएगा। देखिए पेंटेन 2 ओन बन गया, और दूसरा बनेगा आपका ब्यूटेन 2 ओन। दिस इज नॉट इन, दिस इज ओन, पेंटेन 2 ब्यूटेन 2 ओन। ये भी काफ़ी सिंपल सा। अच्छा, तीसरा मॉलिक्यूल देख लीजिए, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, यहाँ से ब्रेक कर लो। अब आपको बताइए ये वाला पोर्शन है, डबल बॉन्ड O इधर लगा दो, इधर लगा दो। अब इस वाले पे हाइड्रोजन था तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड बनेगा, और एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को मिथेनॉल पढ़ते हैं या फॉर्मल्डिहाइड पढ़ते हैं, फॉर्मल्डिहाइड पढ़ लेंगे। ठीक है, और पिछले वाले कार्बन में कोई हाइड्रोजन था नहीं तो ऑब्वियसली कीटोन होगा, तो सिंपली ब्यूटेन 2 पेंटेन 2 ओन आ जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज 1 2 3 पे, सॉरी पेंटेन 3 ओन आ जाएगा, पेंटेन 3 ओन प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, सिमिलरली इस वाले में तोड़ दीजिए, यहाँ से ब्रेक कर लीजिए। बताइए ये वाला पोर्शन अलग और ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, और दोनों पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो दोनों एल्डिहाइड बनेंगे। एक आपका बनेगा इस साइड वाला प्रोपेन अल, और ये अगली साइड वाला अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ये ऐसा था, ये फिनाइल रिंग है, और इस फिनाइल रिंग के साथ में CH2 जोड़ रखा है। ये एक्चुअली में C6H5 है, लिखने में मिसप्रिंट है, ये C6H5 है, फिनाइल रिंग है, CH2। ठीक है, ऐसा है। फिर डबल बॉन्ड CH देन CH2 देन CH3। तो आपने सिंपली यहाँ से ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद प्रोपेनॉल बना दिया, और यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद ये प्रोडक्ट बन गया आपका, दैट इज फिनाइल रिंग ऐसी, और यहाँ पे आ जाएगा CHO। एक ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन नहीं है इसके साथ में, एक ही हाइड्रोजन होगा, CHO आ जाएगा, तो बेंजल डिहाइड बनेगा, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, सेम तरह के सवाल फिर से दे रखे हैं, आपको ओजोनोलिसिस करना और प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं। ठीक है, अच्छा ये सेम ही सवाल है, ये सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास एक एल्केन दे रखा है जिसका ओजोनोलिसिस करने के बाद इथेनॉल और पेंटेन 3 ओन बनते हैं, ये भी मैंने आपको क्लास में बता रखा है। आपको स्ट्रक्चर और IUPAC नेम लिखने हैं। ठीक है, बताइए आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं
उनके स्ट्रक्चर्स में C डबल बॉन्ड O को आमने सामने रखना है और ऑक्सीजन को हटा के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना देना है, ठीक है। तो ये बना दिया हमने पेंटेन 3 ऑन, ये आ गया आपका पेंटेन 3 ऑन और ये आ गया इथेनॉल, ठीक है, बना दिया। अब इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इनके डबल बॉन्ड O आमने सामने रख लेना है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O आमने सामने रख लिया और सिंपली डबल बॉन्ड O को हटा के ऑक्सीजन दोनों हटाने और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। देखिए आपको ऑक्सीजन एटम हटाने और दोनों कार्बन के एंड्स को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, तो कुछ नहीं करना है, ये पूरा सेम बनाना है। फिर से एग्जाम में आते हैं सवाल आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सेम बनाना है, बना लिया सेम, और इन सब को हटा के सिंपली इस कार्बन का और इस कार्बन का डबल बॉन्ड बना देना। देखिए बना रखा, आप देख सकते हैं, सिंपली ये हटा के कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना रखा है। बस डबल बॉन्ड बना लीजिए, फिर जो प्रोडक्ट आपका बन गया वही एल्कीन रहा होगा। फिर IUPAC नेम लगा लीजिए। सो दिस विल बी 3 इथाइल पेंट 2 इन। सो ये आपका IUPAC नेम आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर आ जाएगा एल्कीन का, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास कोई एल्कीन A है जिसमें कार्बन कार्बन के 8 बॉन्ड हैं, सॉरी कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, कार्बन हाइड्रोजन के 8 बॉन्ड हैं, और उसके बाद एंड 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, ठीक है, मिस प्रिंट है थोड़ा इस पे, एक्चुअली में एक कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, ऐसा भी बता रखा है। और ओजोनोलिसिस करने पे 2 मोल्स बन रहे हैं एल्डिहाइड के, जिनका मोलर मास 44 है। ये भी आपको क्लास में डिस्कस करवाया गया है। आपको A का स्ट्रक्चर बताना। अब बताइए, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पर्याप्त दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि कार्बन कार्बन के आपको 3 बॉन्ड चाहिए, कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड्स का मतलब होगा 4 कार्बन एटम रहे होंगे, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अच्छा, उसके बाद एक डबल बॉन्ड भी रहा होगा, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन मैं ऐसा लगा लेता हूँ, स्पेसिफिक तो है नहीं, मुझे पता नहीं है कहाँ पे है, तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये होगा। अच्छा, दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हो सकता है ऐसा हो जाए, ये कार्बन कार्बन और जो पाई बॉन्ड है वो बीच में प्रेजेंट हो, दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, मान लीजिए कार्बन 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 कर दिया और एक को मैंने रख दिया ब्रांच की तरफ, मिथाइल की तरह, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब आगे ओजोनोलिसिस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें उससे कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर था। ये आपका ब्यूट इन आ जाएगा, ब्यूट 1 इन, ये ब्यूट 2 इन आ जाएगा, दिस इज सिंपली ब्यूट 2 इन, एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब इनमें से कौन सा होगा उसको कंफर्म करने के लिए आपको सवाल को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ओजोनोलिसिस करवा देता हूं। बताइए, जब मैंने ओजोनोलिसिस करवाया तो यहां पे आपका बनेगा, एक तो प्रोपेनल बनेगा, देख पा रहे हैं आप, 3 कार्बन एटम्स का प्रोपेनल और 1 कार्बन एटम का मिथेनल, बिल्कुल सही, ठीक है, मिथेनल बनेगा। और जब मैं इसको ओजोनलाइज करूंगा तो आप देखेंगे दोनों साइड सेम सेम सिमेट्रिक है, तो इथेनॉल बनेगा, 2 कार्बन लेफ्ट पे हैं, 2 राइट पे हैं, तब भी इथेनॉल बनेगा, मतलब CH3CHO, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप कैसे, देखिए CH3CH यही होगा, फिर बनेगा CH3CHO, ये बन जाएगा, ठीक है। और अगले वाले में देखेंगे तो आप अगले वाले में कीटोन मिलेगा आपको, वैसे तो होगा नहीं अगले वाला, बट स्टिल अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कहता ओजोनोलिसिस करने पे 2 मोल बन रहे एल्डिहाइड के, ठीक है। अब बताइए 2 मोल एल्डिहाइड के यहाँ पे भी बन गए, 2 मोल एल्डिहाइड के यहाँ पे भी बन गए, बट इस वाले केस में अगर मैं ओजोनलाइज करूंगा तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन आपका कीटोन का होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कीटोन बन जाएगा प्लस एक एल्डिहाइड बनेगा। सो ये वाला ऑप्शन तो मैंने कट कर दिया, ये तो हो नहीं पाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि कीटोन तो दे नहीं रखा, कीटोन तो बनना नहीं चाहिए, तो बच गया ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, ठीक है। और यही ओजोनोलिसिस की खूबसूरती है। एक्चुअली में ओजोनोलिसिस का सिग्निफिकेंस ही यही है कि इस चीज को पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पे था, डबल बॉन्ड के पोजीशन को लोकेट करने के लिए ओजोनोलिसिस किया जाता है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि सवाल में दे रखा है कि जो बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास 44U होगा, ठीक है। अब आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास अलग है, इसका अलग होगा, लेकिन यहाँ जो इथेनॉल होगा, जब आप इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आप देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास 44U आ जाएगा। अब सम कर लीजिए सारे एलिमेंट्स के मासेस को, 44U मास आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब कि कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास जो मॉलिक्यूल मेंशन था, जो एल्कीन मेंशन था, वो ब्यूट 2 इन था, तो आपको सिंपली ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है जी। देखिए सवाल देख, आपको क्या करना था इसमें, ये देखिए ये ब्यूट 2 इन आपका आ रहा है, ठीक है ना, ये ब्यूट 2 इन हमने बना दिया और इसका ही ओजोनोलिसिस करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही बैठेगी। सो इसका आंसर आ जाएगा ब्यूट 2 इन, राइट। अच्छा, उसके बाद सेम तरह का सवाल, एक प्रोपेनल बन रहा है और एक पेंटेन 3 ऑन बन रहा है, दिस इज नॉट इन, दिस इज ऑन, ठीक है। ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स हैं एल्कीन्स के, तो आपको एल्कीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है, बिल्कुल सिंपल सा, आपको प्रोपेनल बनाना है, पेंटेन 3 ऑन बनाना है, ठीक है। बना लिया हमने, प्रोपेनल भी बनाया, पेंटेन 3 ऑन भी बनाया। अब इनके O को हटा दीजिए, हटा दिया हमने ऑक्सीजन, और चिपका दो आपस में, C डबल बॉन्ड C आपस में बना दो, बस बन गया प्रोडक्ट। देखिए ऑक्सीजन हटा के चिपका दिया आपस में, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपली आ जाएगा आपका 3 इथाइल हेक्स 3 इन प्रोडक्ट में, ओके।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ कंबशन ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्साइन एंड टॉल्यूइन। ठीक है, तो हल्का है, आपको क्या करना है, इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इनके सिंपली बैलेंस कर सकते हैं इनके कंबशन रिएक्शंस को। बताइए, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, ये आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा, जब आपने C4H10 लिखा, अब आपको ये पता है कि सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स को जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और उसके बाद जब आप जलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि सब में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और वाटर भी बनेगा, इतना बात आपको पता है। अब उसके बाद बैलेंस कर लीजिए, अगले वाले में कार्बन और हाइड्रोजन को पिछले वाला ऑक्सीजन अपने आप को बैलेंस कर लेगा। बताइए, कार्बन 4 थे तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कार्बन 4 हो गए। अच्छा, हाइड्रोजन टोटल 10 थे और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ही है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 2 10 हो जाएंगे। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, कार्बन भी बैलेंस हो गए। अब अगले वालों में ऑक्सीजन उसको बैलेंस कर लो, फिर पीछे ऑक्सीजन का नंबर लग जाएगा उसी तरीके से। सो 4 2 8, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन। तो बताइए 8 और 5 कितने हो गए, 13 ऑक्सीजन। तो टोटल मेरे को ऑक्सीजन 13 चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 13 लिखता तो आप देखते हैं कि 13 और ऑक्सीजन को हमेशा O2 फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो यह आ जाएगा 13 इंटू O2, 2 बार थे ऑक्सीजन, तो ये तो 26 आ जाएंगे, लेकिन अपने को तो सिर्फ 13 लग रहे हैं, तो मेरे को सिंपली करना है डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब जब कभी भी ऑड नंबर में ऑक्सीजन लग रहे हैं तो आप उस नंबर को डिवाइडेड बाई 2 में लिख दो, और इवन नंबर में सिंपली इवन नंबर में लग रहे हैं तो फिर तो बहुत ईजी है, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो नंबर आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो ये बैलेंस फॉर्म आ जाएगा इसका, देखिए कर रखा है। सिंपली यहाँ पे देख लीजिए आप, पेंटीन का फॉर्मूला C5H10, ठीक है। अब आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ये कंफर्म था। कार्बन को बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, और हाइड्रोजन क्योंकि 10 टाइम था तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 2 10 हो गया। अब आप टोटल ऑक्सीजन गिनेंगे तो 5 2 10 और यहाँ पे 5 हो गए 15 ऑड नंबर है तो आप सिंपली 15/2 लिखेंगे, तो 15/2 आ जाएगा O2, 15/2 O2, बहुत सिंपल सा। हेक्साइन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद है स्ट्रक्चर बना लो, फिर कार्बन और हाइड्रोजन को गिन लो तो काम हो जाएगा। या सिंपली आप CnH2n भी लगा सकते हैं, 2n-2 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। एल्काइंस का फॉर्मूला, राइट। पेंटीन में आपको पता है जो एल्कीन्स हैं उनका CnH2n रहेगा जनरल फॉर्मूला, और एल्केन्स में CnH2n+2 रहेगा। ऑलरेडी आपको ये चीज़ पता है, ये लिख दिया मैंने। सेम तरह से कार्बन को बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, फिर ऑक्सीजन देख लीजिए कितने हैं, पीछे लिख लो सिंपली। अच्छा, टॉल्यूइन ये होता है, दैट इज बेंजीन के ऊपर CH3, कार्बन हाइड्रोजन गिन लो, फॉर्मूला बन गया, दैट इज C7H8। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, वाटर बनाओ, कार्बन हाइड्रोजन गिन लो कितने हैं, बैलेंस हो गए। फिर ऑक्सीजन देख लीजिए कितने बच गए, पीछे नंबर लगा लीजिए, O2 के साथ बैलेंस हो जाएगा। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि आपको सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाने, ठीक है, हेक्स-2-ईन के, तो ये तो ऑब्वियसली बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा हेक्स-2-ईन कैसा, पहले स्केलेटन बना लीजिए। आपको पता है हेक्स-2-ईन कुछ इस तरीके से होगा, ये आएंगे आपके 6 कार्बन और 2 पे ईन है तो मैंने बना दिया 2 पे ईन। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CH, देन CH2, देन CH2 एंड CH3, ये बना लिया। अब जब कभी भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं तो वो कार्बन जिन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, आपको सबसे पहले उन कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ उन कार्बन को। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख लूंगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन पे आप देखेंगे, इस कार्बन पे एक तरफ से हाइड्रोजन लगा होता है और दूसरी तरफ से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बना लिया। अब उसके बाद इस कार्बन पे हाइड्रोजन था, मैंने हाइड्रोजन रखा, दूसरी साइड से मिथाइल है तो मैंने लग दिया मिथाइल, ऐसा, ठीक है। अगले वाले कार्बन पे ये हाइड्रोजन था, मैंने लग दिया हाइड्रोजन, ऐसा। और फिर ये जो पूरा ग्रुप बचा, इस पूरे ग्रुप को रख लो, चाहो तो पूरा ग्रुप लिख लो, चाहो तो कंबाइन करके ऐसा लिख लो कि C3 बच गया और H बच गए 3 4 5 6 7 H7, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है सेम ग्रुप सेम साइड पे है, सो दिस विल बी सिस फॉर्म। और सिमिलरली इसको ऑपोजिट करके लिख लो, ऐसा C डबल बॉन्ड C, एक H इधर रख लो, एक H इधर रख लो, यहाँ पे CH3 लिख लीजिए और यहाँ पे C3H7 लिख लीजिए, दिस विल बी द ट्रांसफॉर्म, ये बन जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म। सो सिंपली आप सिस और ट्रांसफॉर्म इसको बना सकते हैं, देखिए बना रखा है, सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म है, इनमें से अब आगे जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और क्यों। अच्छा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिपेंड करता है डाइपोल इंटरेक्शंस पे, कि जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए इसके जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल थे जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको इनको बॉयल करना है तो इनके बीच के इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि जो आपका सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन में डाइपोल, ये जो आपको डाइपोल्स देखने को मिल रहे हैं, इन बॉन्ड्स का मूवमेंट एक तरफ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रांस में ये बॉन्ड मूवमेंट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस कारण ये हो जाता है कि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कम हो जाता है, क्योंकि ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट साइड बैठे हुए, तो एक दूसरे के बॉन्ड मूवमेंट को कैंसल आउट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रुप सिस वाले एक साइड पे बैठे हुए तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा, और रिजल्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देखने को मिलेगा हायर, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट हाई होगा, और हाई डाइपोल मूवमेंट होने के कारण पोलैरिटी ज्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा उतना ज़्यादा डाइपोल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि सिस एल्कीन में डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है,
इसलिए इनमें पोलैरिटी ज़्यादा होगा, और पोलैरिटी ज़्यादा होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्रांस। लेकिन एक और बात जो आपको पता है कि जो ट्रांस वाला है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का हाई इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक होने के कारण इसका जो लैटिस फिटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 10 ये है कि वाई बेंजीन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पीछे भी आ रखे हैं, ठीक है, सुपर वाले भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। दो इट कंटेन 3 डबल बॉन्ड, कहता है जो बेंजीन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, लाइक जितना स्टेबल होना चाहिए डबल बॉन्ड वाला उससे ज़्यादा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसमें पाया जा रहा है। तो ये किस कारण होगा, इसका रीजन आपको पता है। जो इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है दैट इज ड्यू टू एरोमेटिसिटी, दैट इज ड्यू टू कंजुगेशन, दैट इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन, ठीक है। सो जो डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का होगा या जो रेजोनेंस एनर्जी होगा, जो एरोमेटिसिटी होगा, इस कारण होगा। तो मैं लिख लेता हूँ ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक होने के कारण, ठीक है ना, एरोमेटिक होने के कारण इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इजी सा है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बार भी ये सवाल था आपका, PYQ है, ठीक है, कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल्स को एरोमेटिक होने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए जो कंडीशन ज़रूरी हैं, ठीक है, सो क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहली कंडीशन, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। सेकेंड कंडीशन, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लानर, ठीक है, हर एटम प्लान में होना चाहिए, दैट इज एवरी सेंटर शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नंबर थर्ड, देयर शुड बी कंप्लीट कंजुगेशन, देयर शुड बी कंप्लीट कंजुगेशन, मॉलिक्यूल में कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो डिलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर एक सेंटर पे टच होने चाहिए। एंड द नंबर 4 कंडीशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दे मस्ट फॉलो हक्कल रूल, they must follow Huckel rule, that is the number of electrons should be equal to 4n+2 pi। इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स का मतलब n का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए तो 2 पाई आ जाएंगे, और 4 पाई का डिफरेंस लेके चलना आप, उसके बाद 6 पाई, 4 पाई का डिफरेंस लेके चलोगे 10 पाई, 4 पाई का डिफरेंस लेके चलो 14 पाई, इतने पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तब जाके मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। सो दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दैट इज मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, इट मस्ट बी प्लानर, every center should be sp2 hybridized, there should be complete conjugation and it should follow Huckel rule। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लिख के चल लेता हूँ, सबसे बेहतरीन दैट इज बेंजीन। देखिए मैंने बेंजीन लिख रखा है, मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, बिल्कुल। अच्छा, मॉलिक्यूल इज प्लानर, बिल्कुल, जहाँ पे भी पाई बॉन्ड आपको देखने को मिले दैट सेंटर इज sp2, सो दिस मॉलिक्यूल इज प्लानर, दिस बेंजीन इज प्लानर मॉलिक्यूल, फ्लैट मॉलिक्यूल। अच्छा, उसके बाद आपको देखना कंप्लीट कंजुगेशन। जब आपने ये देखा ना कि मॉलिक्यूल प्लानर है, अगर मॉलिक्यूल प्लानर है तो ऑब्वियसली कंप्लीट कंजुगेशन होगा, अगर हर सेंटर sp2 है तो कंप्लीट कंजुगेशन होगा ही होगा, इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप देखेंगे कि यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी दोनों कार्बन पे टच है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी है, तो ऑब्वियसली बात है कंप्लीट कंजुगेशन में होंगे। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में रेजोनेट करेंगे। अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 पाई आ गई है, एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बॉन्ड में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल आ गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बताइए 6 पाई एक हक्कल नंबर है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक, राइट। अच्छा, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। कहता बताइए इसमें से कौन सा सिस्टम है जो एरोमेटिक नहीं है। अब देखिए एरोमेटिक कैसे नहीं होगा, एवरी सेंटर शुड बी sp2, हमने ये देख लिया। अब देखेंगे यहाँ पे जो कार्बन सेंटर आपका है, इस कार्बन सेंटर में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं लगा हुआ, तो दिस कार्बन सेंटर इज सिंपली sp3। ये बात आपको मैंने सिखा रखी है क्लास में पहले भी, कि अगर कहीं पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अगर पाई बॉन्ड एब्सेंट है किसी भी हाइड्रोकार्बन में, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर एक पाई प्रेजेंट होगा देन sp2 होगा, और अगर 2 पाई प्रेजेंट होंगे तो वो sp होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं था तो sp3 है, और sp3 मॉलिक्यूल्स में कंजुगेशन ब्लॉक हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो पाई बॉन्ड है कंजुगेट नहीं कर पाता, ये ब्लॉक कर देता है, फिर कंजुगेशन रुक जाता है। सो sp3 होने के कारण एक तो मॉलिक्यूल में प्लानरिटी नहीं होता, और दूसरा कंजुगेशन ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। क्यों, नॉट कंप्लीट कंजुगेशन, नॉट कंप्लीट कंजुगेशन बिकॉज वन सेंटर इज sp3, इसका रीजन हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे भी सेम, दिस सेंटर इज आल्सो sp3, देख पा रहे हैं आप, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, सो दिस इज आल्सो नॉट एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक, इसको नॉन एरोमेटिक भी पढ़ा जाता है। सो ये मॉलिक्यूल भी नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, जो लास्ट वाला आप देख पा रहे हैं,
अब इस लास्ट वाले मॉलिक्यूल में आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। कंजुगेशन तो है बिल्कुल, हर एक सेंटर पे पाई बॉन्ड होगा, बट टोटल इलेक्ट्रॉन आप गिनिए तो 8 होंगे, क्योंकि 4 पाई बॉन्ड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। अब आपने देखा अभी हक्कल रूल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, 6, 10, 14, लेकिन ये तो 8 आ गए। सो 8 वाला तो हक्कल को फॉलो ही नहीं करता है, तो इसका मतलब ये होगा एक तो ये हक्कल को फॉलो नहीं कर रहा है, डज नॉट फॉलो हक्कल रूल, या हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो मॉलिक्यूल है आपका, इसको COT पढ़ते हैं, दिस इज साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, देख पा रहे हैं, दिस इज साइक्लो 8 कार्बन, ऑक्टा और टेट्रा 4 बॉन्ड है तो इन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है एक्चुअली में वैसा है नहीं, दिस मॉलिक्यूल इज टब शेप, ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में आपको टब शेप देखने को मिल जाता है। ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होगा, टब शेप का मॉलिक्यूल देख लीजिए, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये प्लानर होता है, ये सॉरी दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लानर, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लानर टब शेप मॉलिक्यूल, दैट इज वाई इट इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर, इसलिए मॉलिक्यूल एरोमेटिक नेचर का नहीं होगा। NCERT का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछे आपको कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, दिस इज वेरी सिंपल। अब आपको मैंने ये सिखा रखा, आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको पैरा वाला ग्रुप लगाना पड़ेगा जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, और उसके बाद अगले वाला लगा लीजिए। अब देखिए आपको नाइट्रो भी लगाना है और ब्रोमो भी लगाना है। अब आपको ये पता होगा कि जो Br है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है ड्यू टू इट्स +R इफेक्ट, और जो आपका नाइट्रो ग्रुप है NO2 इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टर है। अब आपको अगर पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो पहले ब्रोमीन लगाना है और उसके बाद आपको नाइट्रो लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमने क्या कर रखा, बेंजीन ले लिया, बेंजीन पे सबसे पहले ब्रोमिनेशन कर दिया। ब्रोमिनेशन करने के लिए आपको इसको Br2 के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, ये आपको पता है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में, बहुत सारे लेविस एसिड कैटालिस्ट आपके पास चॉइसेस हैं। जब आपने ट्रीट कर दिया तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अब जब इस ब्रोमोबेंजीन पे आप नाइट्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे नाइट्रेशन करने पे आपका, क्योंकि ब्रोमो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये होगा या ये होगा, कोई भी पोजीशन लगा लीजिए, और ये पोजीशन आपका पैरा होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट वाला। तो आप क्या करेंगे, एक बारी ऑर्थो पे लगा देंगे, देखिए एक बारी पैरा पे, तो ये लगा दिया आपने, ये बनेगा आपका ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, और ये बनेगा पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। लेकिन पैरा वाला मेजर होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रुप बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, और यहाँ ग्रुप बहुत पास पास में है, इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंसेस होते हैं, जिस वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाता है। अब आपको तो सिर्फ पैरा बनाना था, अब ये तो दोनों बन गए, इस बीकर में दोनों के दोनों बन गए, फिर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन दोनों को सेपरेट करना है। इन दोनों को सेपरेट करने की टेक्निक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा लिया, पैरा वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पैरा वाला आपको चाहिए था तो आपने पैरा वाला निकाल दिया। तो ये पैरा ब्रोमो बेंजीन बनाने का, पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाने का तरीका होगा, ठीक है। दूसरा आपको बनाना है मेटा नाइट्रो क्लोरो। अब देखिए, अब आपको मेटा बनाना है तो इसका मतलब पहला ग्रुप बेंजीन पे वो लगाना पड़ेगा जो मेटा डायरेक्टर था। अब आप देखिए नाइट्रो भी और क्लोरो भी है, तो आपको पता है नाइट्रो वाला मेटा था, तो मुझे पहले नाइट्रेशन करना पड़ेगा, अब उसके बाद क्लोरीन लगाना है तो फिर क्लोरीनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली क्या कर देंगे, देखिए बेंजीन ले लिया, पहले नाइट्रेशन कर दिया, नाइट्रो बेंजीन बन गया। अब आपको पता है NO2 मेटा डायरेक्टर होता है, मेटा पोजीशन ये ग्रुप की रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन मेटा होती है, ठीक है। सेकंड पोजीशन ऑर्थो होती है, ऑर्थो होती है, ये भी ऑर्थो होती है। इसके रेस्पेक्ट में जो थर्ड पोजीशन है वो मेटा हो जाता है, यहाँ से भी मेटा, और इसके ऑपोजिट वाला पैरा हो जाता है। अब ये मेटा पे लगाना चाहेगा ग्रुप को, तो आप सिंपली इसके बाद क्लोरीनेशन कर दीजिए, क्योंकि क्लोरीन लगाना है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो मेटा पे आके आपका क्लोरीन लग जाएगा, तो मेटा क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल सा। अच्छा, उसके बाद पैरा नाइट्रो टोल्वीन। अब बताइए पैरा पे लगाना है, नाइट्रो भी है, और टोल्वीन का मतलब CH3 ग्रुप लगाना है। पहले किसको लगाना प्रेफर करेंगे, ऑब्वियस से CH3 को, क्यों, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा और पैरा ही बनाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेंजीन में फ्रेडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कर देंगे, और फ्रेडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करने के लिए आप CH3Cl के साथ इसको ट्रीट करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और टोलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे CH3 ग्रुप लग गया तो CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो आप ये देखेंगे कि CH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इन्फ्लुएंस लगाएगा। उसके बाद आप नाइट्रेशन कर दीजिए, नाइट्रेशन करने पे NO2 ग्रुप पैरा पे भी आ जाएगा, ऑर्थो पे भी, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा लीजिए और पैरा वाले को अलग कर लीजिए, सिंपली आपका बन जाएगा, ठीक है। अपने टेस्ट में बहुत बार इसको लिख भी रखा होगा। अच्छा, उसके बाद एसिटोफिनॉन, तो सिंपल है, एसिटोफिनॉन के लिए आपको एसाइलेशन करना पड़ेगा, बहुत बार रिपीट हुआ है आपके PYQ में भी ये। सो एसिटोफिनॉन आपको बेंजीन का एसाइलेशन करना पड़ेगा, फ्रेडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, जिसके लिए 2 एसाइलेटिंग एजेंट आप लगा सकते हैं। एक तो सिंपली आपका इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड हो जाता है, जिसमें आप क्या करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड के साथ या इथेनॉइल क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आप देखेंगे ये वाला जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा कार्बोकैटाइन आके यहाँ पे बैठ जाएगा, इस पे बिठा दीजिए बेंजीन पे, इसके थ्रू, कार्बन के थ्रू, तो ये बन जाएगा C+CH3। दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, इसको एसिटोफिनोन पढ़ते हैं, ये कॉमन नेम में इसको, इस साइड से मिथाइल, इस साइड से फिनाइल, और ये कीटोन, सो इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी पढ़ते हैं।
ठीक है। सो इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी पढ़ लेते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन, बट ये इसी नाम से एग्जाम में आता है, एसिटोफिनोन के नाम से, तो बना लिया एसिटोफिनोन। अच्छा, इसी को बनाने के लिए आप एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड में ये वाला पोर्शन चिपका दीजिए, वहाँ से हाइड्रोजन हटा के ये पूरे पोर्शन के साथ में COH हटा सकते हैं आप सिंपली, ठीक है। तो ये बन जाएगा, दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड लगा के, या तो सिंपली आप इथेनॉइल क्लोराइड लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे भी लिखा जाता है AC2O, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है CH3CO ट्वाइस NO, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि एक एल्केन आपके पास दे रखा है, ठीक है, हमने एल्केन देख लिया। आपको आइडेंटिफाई करना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम को, और बताना है कि कितने हाइड्रोजन एटम उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो बहुत हल्का सा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है, देख लीजिए, आपने मॉलिक्यूल बना लिया। अब आपको पता है वो कार्बन, जिस कार्बन के साथ में फर्दर एक ही कार्बन जुड़ा हो 1 डिग्री का होगा। देखो ये इसके साथ में सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री। ये कार्बन जिसके साथ में 2 कार्बन जुड़े होंगे वो 2 डिग्री का, तो ऑब्वियसली ये 2 डिग्री का होगा। और वो कार्बन जिसके साथ में फर्दर 3 कार्बन जुड़े होंगे वो 3 डिग्री का। बताइए, इसके साथ में एक ये जुड़ रखा है, एक ये जुड़ रखा है, एक ये जुड़ रखा है, 3 डिग्री। और वो कार्बन जिस कार्बन के साथ में फर्दर 4 कार्बन जुड़े हों, देखो 4 जुड़ रखे हैं इसके साथ में पूरे, तो ये 4 डिग्री का हो जाएगा। तो आप देख के पहचान सकते हैं कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, कौन सा 4 डिग्री, और किस पे कितने हाइड्रोजन लगे वो भी आप पहचान सकते हैं। बहुत हल्का सा सवाल है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सवाल, ये एक और इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। आपको ये बताना है कि एल्केन्स में ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पेंटेन लिख लेता हूँ। अब बताइए, जब मैंने पेंटेन लिखा, आपको पता है पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। एक तो आ गया आपका नॉर्मल पेंटेन, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब दूसरा आ जाएगा आपका नॉर्मल, या मान लो मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, देखो इस फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं, CH3 CH2 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 और CH3, दिस इज N पेंटेन, राइट, दिस इज N पेंटेन। सेकेंड कौन सा आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा आपका आइसोपेंटेन, दैट इज CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पे मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा दूंगा, सो दिस इज आइसोपेंटेन। और तीसरा आपका आ जाएगा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या कर दूंगा मैं, 2 ब्रांचेस लगा लूंगा, तो कुछ इस तरीके से CH3 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 और ये CH3, इसको हम पढ़ लेंगे नियोपेंटेन, राइट, नियोपेंटेन। अच्छा, इन तीनों में एक कॉमन बात ये थी कि तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं था, और इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम नहीं होगा। अब देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट कैसे वैरी करता है। अब देखेंगे ये जो मॉलिक्यूल आपके पास मैंने ले रखा है नियोपेंटेन, ये मॉलिक्यूल में जो ग्रुप लगे हुए हैं, मान लीजिए इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन थे, देखो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ये 3 हाइड्रोजन है, मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ है, मैंने ऐसे लिख दिए, बात समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, ये इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, स्पेस में कुछ ऐसे फैले होंगे, इसके साथ भी 3 है तो कुछ ऐसे फैले होंगे, 109 डिग्री पे होते हैं, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांच बढ़ जाता है तो आप ये देखेंगे जो मॉलिक्यूल में ग्रुप होंगे वो अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल का जो टोटल आपको शेप देखने को मिलेगा, टोटल मॉलिक्यूल का वो स्फेरॉइडल शेप देखने को मिलेगा, एक स्फेरिकल सा शेप मॉलिक्यूल एज्यूम कर लेता है। अब देख पा रहे हैं ये मॉलिक्यूल, इसमें ग्रुप जो फैले हैं, एटम जो इसके स्पेस में फैले होंगे, इस वजह से मॉलिक्यूल एक स्फेरिकल शेप एज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होगा इट एज्यूम्स स्फेरिकल शेप, स्फेरॉइडल शेप, एक स्फेरिकल शेप एज्यूम कर लेगा, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब बच्चा कॉन्सेप्ट समझ ले फिर उसके लिए लिखना इजी हो जाता है। देखिए, एक तो मेरे पास ये पेंटेन मॉलिक्यूल था, बताइए पेंटेन में तो कोई स्फेरिकल शेप चल नहीं रहा है क्योंकि ब्रांचेस तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन जो ब्रांचेस बढ़ जाए तो मॉलिक्यूल ने स्फेरिकल शेप एज्यूम करना स्टार्ट किया। अब आपको इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क प्रॉपर्टी होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक बीकर में इसके जैसे बहुत सारे हैं और दूसरे बीकर में इसके जैसे बहुत सारे हैं, आपको इनको बॉयल करना है, बस इतना करना है। अब देखिए, अगर एन नियोपेंटेन के जैसे बहुत सारे आपस में प्रेजेंट होंगे, ऐसे मान लीजिए फुटबॉल जैसे स्फेरॉइडल शेप है, ऐसे वाले हैं, अगर इनके जैसे बहुत सारे आपस में जुड़े होंगे तो आप देखोगे इनका बहुत कम एरिया, इनके सरफेस का बहुत कम एरिया आपस में इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि स्फेरॉइडल है। मान लो 2 फुटबॉल आपने रखे हुए, इमेजिन कीजिए 2 फुटबॉल आपने आमने सामने चिपका दिए, एक दूसरे के पास पास रखे हुए, तो इनका कितना ही सरफेस आपस में इंटरेक्ट कर सकता है, बहुत कम। तो आप ये देखोगे कि जैसे मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप एज्यूम कर लेता है तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया घट जाता है, ये सरफेस एरिया घटा लेता है, चाहेगा मैं बहुत कम सरफेस में फैलूं, और जैसे ही सरफेस एरिया घटेगा तो इसका जो एरिया ऑफ इंटरेक्शन है, जो एरिया ऑफ इंटरेक्शन है, कुल मिला के अपने जैसे अगले मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शंस करने की पॉसिबिलिटी थी, जो इंटरेक्शन करने का एरिया था, ये घट जाता है।
और जैसे इंटरेक्शन घटे, कुल मिला के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन घट गए, और जैसे इंटरेक्शन घटे तो आप देखेंगे एकदम से बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। सो कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं बात लिखूं, सो ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ में आ रखा है एक बार, ठीक है, JK बॉस में। तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, क्यों सर? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप एज्यूम करेगा, मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप एज्यूम करेगा तो सरफेस एरिया घटेगा, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शंस का जो एरिया होगा वो घट जाएगा, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड घटेगा, इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड घटा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो अगर मैं इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा N पेंटेन, क्योंकि ब्रांच तो कोई भी नहीं था, उसके बाद एक ब्रांच आ गया, उसके बाद 2 ब्रांचेस आ गए, तो सिंपली बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा N पेंटेन, फिर आइसोपेंटेन और फिर नियोपेंटेन। और ये एक बार नीट में भी आ रखा है, ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 16 आपका ये बोलता है कि जब आप HBr को प्रोपीन पे ऐड करते हो तो आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलता है, बिल्कुल। लेकिन जब आप बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऐड करते हो तो 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलता है। कहता बताइए ऐसा क्यों है? सो कुल मिला के जो आपका क्वेश्चन है वो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव पे, बट पूछा थोड़ा अलग तरीके से। सो कुल मिला के मार्क रूल पे है और पेरोक्साइड इफेक्ट पे है, जिसको आप एंटी मार्क रूल या खराश इफेक्ट भी पढ़ते हैं। तो इतना सा है, ये आपको पता है ऐसा क्यों होगा। देखिएगा, जब आप मान लीजिए HBr का एडिशन कर रहे हैं और पेरोक्साइड ना हो तो आप देखोगे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करता है। HBr से 2 चीजें बनती हैं, एक H पॉजिटिव, दूसरा Br नेगेटिव। अब आपको ये पता है कि जो सबस्टेट आपके पास है वो एल्कीन है, और एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास पाई बॉन्ड होते हैं। सिंपली पहला अटैक करने वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा। अब बताइए H पॉजिटिव के पास 2 सेंटर हैं अटैक करने के लिए, एक सेंटर तो ये वाला और एक सेंटर तो ये वाला। अब अगर तो आपने H पॉजिटिव का अटैक इस वाले पे करवाया, फिर आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू जाना चाहेंगे, तो हम H को यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको CH3 बना देंगे, और ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट कर दूंगा मैं, सो दैट हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ पाए, और बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुल मिला के बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब जैसे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना तो अब इसके थ्रू प्रोडक्ट बनेगा, फिर जो Br नेगेटिव बचा था आके इस पे अटैक करवा दो, और ये बन जाएगा आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। सिंपली 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। आपको ये रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, तो इजी सा मैकेनिज्म है आपका, ठीक है। सो इसलिए पहले वाले केस में 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है, क्योंकि रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल के थ्रू जा रहा है, रिएक्शन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है, वो आपने नीचे दिखा दिया कि कैसे होगा, ठीक है ना। देखिए, HBr का एडिशन प्रोपीन पे एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप है, जिसमें H पॉजिटिव ऐड हो जाता है और स्टेबल कार्बोकैटायन दे देता है, और फिर स्टेबल कार्बोकैटायन पे Br नेगेटिव का अटैक हो जाता है, इसलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है। ये आपको ये लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कहानी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है दिखाना आपको, ठीक है। अब उसके बाद अगर यही काम बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किया जाए, तो आपको ये पता है कि बेंजोइल पेरोक्साइड का काम होगा पेरोक्साइड बनाना, कुल मिला के आपका Br रेडिकल बनाना, ठीक है ना, पेरोक्साइड बता रहा हूँ, सॉरी, रेडिकल बनाना। बेंजोइल पेरोक्साइड को ब्रेक करेंगे, देखिए आपने हीट कर रखा, होमोलिटिक फिशन हो गया, ये पोर्शन टूट गया, अलग, ये बन गया बेंजोइल रेडिकल। बेंजोइल रेडिकल क्या कर देता है, कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल जनरेट कर लेता है, CO2 हट जाता है और आपका फिनाइल रेडिकल बन जाता है। अब उसके बाद ये जो फिनाइल रेडिकल है, अब डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप चाहो तो इस डायरेक्टली बेंजाइल रेडिकल से अल्टीमेटली एक फिनाइल रेडिकल बना लीजिए। देखो ऐसा, आप ऐसा लिखोगे, जो आपके पास बेंजोइल रेडिकल था ऐसा करके, C6H5 का मतलब फिनाइल रिंग, दिस इज O, दिस इज O, दिस इज C डबल बॉन्ड O और फिनाइल रिंग, ऐसा था। आपने क्या किया, इसको हीट किया, होमोलिटिक फिशन हुआ, होमोलिटिक फिशन होने के बाद ये रेडिकल बन गया, ठीक है। जैसे ये रेडिकल बनता है ना, फिर ये भी टूट जाता है, देखो ये टूटेगा, यहाँ से CO2 निकलेगा, यहाँ से भी CO2 निकलेगा, बचेगा सिर्फ फिनाइल और फिनाइल, तो कुल मिला के बनता है फिनाइल रेडिकल। ये फिनाइल और इसके ऊपर रेडिकल, C6H5 और रेडिकल, देखिए यही बना रखा ऊपर। अब ये क्या करता है, HBr पे अटैक करता है। ऊपर वाले में HBr से सीधा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बन रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं बनता, यहाँ पे आपका HBr पे अटैक करने के बाद H इसके साथ में जुड़ जाता है और Br रेडिकल निकल जाता है, सो कुल मिला के बेंजीन बनेगा और प्लस Br रेडिकल बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे ही Br रेडिकल बना, अब Br रेडिकल एल्कीन पे अटैक कर देगा, देखिए एल्कीन है, Br रेडिकल अटैक करेगा, तो बताइए Br रेडिकल एल्कीन पे अटैक कर रहा है, फिर से 2 कार्बन अवेलेबल है, किस पे अटैक कर जाए, हम क्या करेंगे, स्टेबल रेडिकल के थ्रू जाना चाहेंगे, तो मैं Br को यहाँ पे जोड़ देता हूँ, देखिए इस वाले कार्बन पे Br को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो होमोलिटिकली मैं इस कार्बन पे लेके आया, किस पे, इस वाले रेडिकल के साथ Br जोड़ के बॉन्ड बना लिया, बट ये वाला रेडिकल तो अभी भी ऐसे है, तो ये बन गया 2 डिग्री का आपका, ठीक है ना, बन गया 2 डिग्री का। अब कौन अटैक करने के लिए बचा है, Br तो जुड़ गया, अब H बचा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको HBr के साथ ट्रीट करवा के एक H रेडिकल जो बचा है वो इसके साथ में जोड़ देंगे, तो जोड़ के ये बन गया, बताइए 1 ब्रोमो बना। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले केस में रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हुआ था, और यही वाला रेडिकल सबसे स्टेबल बनेगा जब ब्रोमीन 1 पे जुड़ जाए,
दैट इज वाई इसमें 1 ब्रोमो बन रहा है और ऊपर वाले में 2 ब्रोमो बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। देखिए लिख रखा है यहाँ पे, पूरी कहानी पढ़ सकते हैं, कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, किस तरीके से रिएक्शन होगा। सो कुल मिला के मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो अब मैं मार्कोनिकोफ भी इसी में बता देता हूँ। देखिए मार्कोनिकोफ रूल आपका क्या बोलता है, आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ऐड होने वाले ग्रुप का, विल गोज विद दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बताइए यहाँ पे Br जुड़ेगा, वही कर रखा है। और पेरोक्साइड इफेक्ट का मतलब द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ऐड होने वाले पोर्शन में जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे जाता है डबल बॉन्ड के जहाँ पे कम हाइड्रोजन, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो बताइए यहाँ पे ज्यादा थे, यहीं पे हमने Br को जोड़ रखा है। तो मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ दोनों बातें साथ में। अच्छा उसके बाद ये सवाल भी आपने कर रखा है, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। ऐसा सवाल पहले नहीं बना है, PYQ में नहीं आया। आपको ओजोनोलिसिस बताना है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन का। सो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन इज जाइलीन। देखिए अब इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं। सर आपने 1,2 डाइमिथाइल बनाया तो ये जो पाई बॉन्ड आपने दिखा रखे हैं ना, देखिएगा ये पाई बॉन्ड, एक तो इस तरीके से आपको पता है कि ये पाई बॉन्ड का पोजीशन अल्टर किया जा सकता है, और इस तरीके से मैंने बना दिए। अब देखिए इसके 2 स्ट्रक्चर कैसे होंगे ये आपको कैसे शो करना है, ध्यान में सुनिएगा। आपको ये बताना है कि ओजोनोलिसिस से आप ये चीज बताइए कि कैसे ये 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है या कैसे कैक्यूल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एक्चुअली में कैक्यूल स्ट्रक्चर का ये मतलब होगा कि जो आप बेंजीन बनाते हैं ना, ये जो आपका बेंजीन है, ये हाइब्रिड जो आपका होगा, ये 2 फॉर्म्स में बनाया जाता है। एक तो ऐसे, और इन्हीं का पोजीशन में अल्टर कर दूं तो ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए इस साइड एक था, अब मैं इस साइड 2 बना लेता हूँ, इस साइड बना लेता हूँ। इनको पढ़ते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर, इनको कैक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब आपको ये पूछा गया है कि बताइए कैक्यूल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ऑर्थोजाइलिन का एग्जांपल लेके बताइए। मतलब आपको ये बताना है क्या सच में ये पाई बॉन्ड हर साइड पे प्रेजेंट हो सकते हैं या किसी एक ही साइड प्रेजेंट होंगे जो आपने फिक्स कर रखा है, या दोनों साइड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, ऑर्थोजाइलिन का ओजोनोलिसिस किया, और आपने ये देखा कि ओजोनोलिसिस करने पे डिफरेंट प्रोडक्ट बने। देखिए अगर तो मैं पाई बॉन्ड को इस तरीके से कंसिडर करूं तो आपको पता है कैसे ब्रेक करना है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ दिया हमने। बताइए डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, दैट इज CH3। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पे भी CHO आएगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और CHO, ये बन जाएगा। अच्छा इस वाले पोर्शन में क्या बनेगा, दिस इज CH, दिस इज CH, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ग्लाइओक्सल बनेगा। इधर भी सेम होगा, बताइए ये भी आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, वही सेम, इसके जैसे 2 मॉलिक्यूल और इसके जैसा 1 मॉलिक्यूल। ये पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड का पोजीशन इस तरीके से हो, फिर आप देखेंगे प्रोडक्ट में बिल्कुल चेंज देखने को मिल जाएगा। बताइए जब मैं इसको ओजोनोलिसिस करूंगा तो आप देखोगे ये वाला पोर्शन बिल्कुल हट जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। बताओ ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये बन गया प्रोडक्ट, ये तो बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है पिछले वाले से। और यहाँ पे ये वाले प्रोडक्ट देखोगे आप तो CHO CHO, दिस इज अगेन CHO CHO, 2 मोल ग्लाइओक्सल के बनेंगे। अब क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे तो कंफर्म करता है कि कैक्यूल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करेगा। देखिए दिस इन ऑल दिस 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, 3 बन रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ग्लाइओक्सल तो कॉमन था तो ये दोनों अलग हो गए। ओके, सिंस ऑल द 3 प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी वन ऑफ द 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किसी एक से नहीं बन सकते, आपको 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। इसलिए ये कंफर्मेशन आपको यहां से मिलेगा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर का बना होता है। वो कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हमने ये बना रखे हैं कि बेंजीन 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर्स का बना होता है, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है, तो बहुत खूबसूरत सा सवाल। अच्छा नेक्स्ट आपका सवाल ये है, एसिडिटी पे आपने अल्काइंस में एसिडिक कैरेक्टर पढ़ लिया, इसको करना बहुत ईजी आपके लिए है। बताइए इथाइन दे रखा है, इथाइन में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड एसिडिक नेचर के होते हैं, राइट, क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। हेक्सेन दे रखा है सिंगल बॉन्ड वाला, बेंजीन डबल बॉन्ड वाला, तो आपको पता है कैसे करना है। बताइए ट्रिपल बॉन्ड वाले में जो आपका परसेंटेज कैरेक्टर है वो 50%, सिंगल बॉन्ड वालों में 25% और डबल बॉन्ड वालों में 33.3%। और आपको ये भी पता है कि दैट एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा एसिडिटी होगा क्योंकि उसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसमें कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज हो सकता है। तो सिंपली ऑर्डर क्या बन जाएगा, इथाइन, उसके बाद बेंजीन और उसके बाद हेक्सेन। देखिए लिख रखा है इथाइन फिर बेंजीन और फिर हेक्सेन ऑर्डर बन जाएगा। दिस इज वेरी इजी, राइट। अच्छा उसके बाद सवाल आपके पास है कि व्हाई डू बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली, ठीक है, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद डिफिकल्टी। अच्छा तो बहुत आसान सी बात है, आपको बताइए आपका बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपका होगा वो अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन, क्योंकि ऑर्बिटल अबो द प्लेन बिलो द प्लेन साइड वाइज ओवरलैप किए हैं। अब क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच है,
तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। लेकिन क्योंकि ये खुद में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और अगर कोई और न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ लेके आएंगे तो दोनों में रिपल्शन होगा, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देना चाहता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए कि जो आप बेंजीन देखेंगे, बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगा और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल्स को तो अट्रैक्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच वाले को रेपेल करता है, इसलिए बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देता है बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली देना प्रेफर नहीं करता। अब इसी में एक और सवाल जो मैं क्लास में भी पढ़ा लेता हूँ कि एडिशन देना भी प्रेफर नहीं करता, एडिशन भी प्रेफर नहीं करता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रख लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सर सब्स्टिट्यूशन करने में इसका एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होगा, लेकिन जब एडिशन किया जाए तो आपको पता है एडिशन करने पे इसके डबल बॉन्ड हट जाते हैं। तो एडिशन इसलिए नहीं देना चाहता या आसानी से नहीं देना चाहता क्योंकि इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाता है, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है, इसलिए एडिशन रिएक्शन देना प्रेफर नहीं करता। सब्स्टिट्यूशन में एरोमेटिसिटी मेंटेन रहता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन ज्यादा प्रेफर्ड होता है। ठीक है, अच्छा आपको ये बताया गया कि आप कैसे इनको बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी सा है। पहला दे रखा इथाइन, आपको पता है, आपको कुछ नहीं करना है, एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से इसके 3 मॉलिक्यूल पास करने, 873 केल्विन पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन आपको पता है। ठीक है, सेकंड दे रखा है इथीन। अब देखिए आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, बेंजीन को में कन्वर्ट करने के लिए आपको इथाइन होना जरूरी, इथीन से नहीं बन सकता, तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि इथीन को पहले इथाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इथीन को इथाइन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इथीन में इथाइन को कन्वर्ट करने का तरीका ये अपने क्लास में भी कर रखा। आप सबसे पहले इसमें ब्रोमिनेशन कर दो, आपने 2 Br ऐड कर दिए, बताइए 1 Br 2 Br। अब उसके बाद 2 बार एलिमिनेशन कर दो, बताइए एक बार एलिमिनेशन करूंगा, इसको हटा के डबल बॉन्ड आएगा, दूसरी बार इसको हटा के एक और डबल बॉन्ड ले आऊंगा, और 2 बार एलिमिनेशन करना है तो आपको पता है पहली बार के लिए अल्कोहलिक KOH लगाना पड़ेगा, विनाइल ब्रोमाइड बनेगा, और दूसरे में आपको NaNH2 लगाना पड़ेगा, सोडा एमाइड लगाना पड़ेगा, और सिंपली 2 बार एलिमिनेशन करके आप इथाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया आपने, इथीन से इथाइन कन्वर्ट किया पहले, और इथीन से इथाइन कन्वर्ट करने के लिए पहले तो ब्रोमिनेशन किया और उसके बाद 2 बार एलिमिनेशन कर दिया, और जैसे इथाइन बना फिर से रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर लीजिए, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, और नंबर 3 आपका दे रखा है हेक्सेन, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, हेक्सेन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हेक्सेन से बेंजीन बनाने की प्रक्रिया, ये हेक्सेन है, देखिए इस तरीके से, ये हेक्सेन एन हेक्सेन। अब ये इस तरीके से इसलिए बना रखा है सो दैट बच्चा इजिली समझ पाए कि यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है, इसका साइक्लाइजेशन आपको करवाना है। आपको क्या करना है, बेंजीन के वेपर्स को पास करना है कुछ कैटलिस्ट के सरफेस से, और सुपर हीट इनको करना है, आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इनको हीट करना है 773 केल्विन में। और इसमें किस किस का यूज़ किया जाता है, Cr2O3 का यूज़ किया जाता है, MO2O3 का और V2O5 का। एक तो वेनेडियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, एक मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स का और क्रोमियम के ऑक्साइड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इनका ऑक्साइड्स का यूज़ करना है आपको, इनको पास कर इनको कैटलिस्ट की तरह यूज़ करना है, और इनमें से वेपर्स पास करने हैं किसके, हेक्सेन के। जब आप हेक्सेन के वेपर्स पास करेंगे पहला काम होगा साइक्लाइजेशन का। देखिए कैसे, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, इसको जोड़ दो, ये बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि फर्दर हीट करने पे अब ये आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन होंगे, हर कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन है। आपको क्या करना है, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देना है, हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड बना देना, कुल मिला के फिर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। तो पहले स्टेप में साइक्लाइजेशन हो जाएगा और दूसरे स्टेप में एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। तो आप सिंपली एन-हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप सिंपली ऐसा लिखेंगे, एन-हेक्सेन लिख लिया, फिर आपने लिख दिया लेट से Cr2O3 या V2O5 लिख दिया, और हाई टेम्परेचर पे 10 to 20 ATM प्रेशर पे। ठीक है, और आप सिंपली इसको कंबाइन करके सीधा बेंजीन बना लीजिए, ये बेंजीन बन जाएगा एक स्टेप में। ठीक है, सो दिस इज हाउ बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंथेसाइज फ्रॉम इथाइन, इथीन एंड हेक्सेन। इससे आप बेंजीन बना सकते हैं, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आपको बोल रखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द एल्कीन्स विच अपॉन हाइड्रोजनेशन कैन गिव 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, so कौन से स्ट्रक्चर एल्कीन्स के पॉसिबल होंगे हाइड्रोजनेशन करने पे जब ये आपका प्रोडक्ट बने। अब देखिए प्रोडक्ट आपके पास दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन दे रखा है। बताओ 2-मिथाइल ब्यूटेन कैसा होगा, ऐसा ही होगा ऑब्वियस है, ये आ गया 2-मिथाइल ब्यूटेन। आपको बोला गया कि कौन से एल्कीन्स पॉसिबल हैं जिनका हाइड्रोजनेशन करके बनाया जा सकता है। अब आपको कुछ नहीं करना,
एल्कीन बनाना है, इसी के जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट डबल बॉन्ड का पोजीशन अल्टर कर लीजिए। हो सकता है एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे रहा हो, बताइए हाइड्रोजनेशन करके यही बनेगा। हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ पे रहा हो, बिल्कुल हाइड्रोजनेशन करके यही बनेगा। हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ पे रहा हो, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हो सकता है ब्यूट 1 इन रहा हो सकता है 2 इन रहा हो, या हो सकता है इस साइड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए और 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन रहा हो। ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। और अगर तीनों का हाइड्रोजनेशन कर दूं मैं, तो आप देखेंगे तीनों का हाइड्रोजनेशन करके सेम प्रोडक्ट मिलेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड तो आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। ये बहुत इजी सा लॉजिकल सा सवाल है। अच्छा, उसके बाद आपको अरेंज करना है इन कंपाउंड्स को इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अभी आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ रिएक्टिविटी देखना है, तो आपको सिंपली ये बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले रिएक्टिव में आपके ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होंगे जो डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओपी डायरेक्टर उस ग्रुप को रखना चाहेंगे। उसके बाद आप हेलोजन्स को रखना चाहेंगे, एक्स ग्रुप्स को, हेलोजन्स को, और उसके बाद आएंगे आपके मेटा डायरेक्टर्स। मेटा डायरेक्टर्स, ये ऑर्डर हो जाता है। जो जितना ज़्यादा बेंजीन पे डेंसिटी को इंक्रीज करवा सकता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मैं मोटा मोटा ऑर्डर लिख देता हूँ कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर आपके ग्रुप आ जाएंगे। लेट से आपका NH2 ग्रुप आ गया, या मान लीजिए आपका OH ग्रुप आ गया, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर ग्रुप होते हैं आपके, ठीक है। या मान लीजिए OCH3 ग्रुप आ गया आपका, या मिथाइल एल्काइल ग्रुप आ गए आपके। और उसके बाद आपके हेलोजन आ गए। हेलोजन्स में आपके आ गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है, हेलोजन्स लिख लेता हूँ मैं। और उसके बाद मेटा डायरेक्टर्स में मान लीजिए आपके NO2 ग्रुप आ गए, या मान लीजिए अपना CN ग्रुप आ गया, ये मेटा डायरेक्टर होंगे। कुछ इस तरीके से आपने ये पहचानना है और ऑर्डर लगा देना है। देखिए, पहले सवाल में दे रखा है क्लोरोबेंजीन, मतलब Cl ग्रुप लगा है। दूसरे वाले में 2,4 डाइनाइट्रो दे रखा है, तो नाइट्रो ग्रुप 2 बार दे रखे हैं। और तीसरे वाले में पैरा भी, नाइट्रो भी दे रखा है और क्लोरो भी दे रखा है। अब देखिए आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं इस फॉर्म में इधर लिख लेता हूँ इनको। पहला आ गया आपका क्लोरोबेंजीन, सो मैंने लिख दिया क्लोरोबेंजीन, ये आ गया, और Cl। दूसरे वाले में आएगा 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, तो यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2 लिख दिया मैंने। तीसरे वाले में आ जाएगा पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो मतलब यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे Cl है। अब देखिए ऑर्डर क्या बनेगा। आपको पता है हेलोजन सबसे ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि बाकी तो नाइट्रो ही दे रखे हैं, ठीक है। और कोई भी आपका ओपी डायरेक्टर या रिंग एक्टिवेटर नहीं दे रखा, ठीक है ना। ये वाले जो ग्रुप होते हैं आपके रिंग एक्टिवेटर होते हैं, ये होते हैं आपके रिंग एक्टिवेटर। रिंग एक्टिवेटर्स वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं बेंजीन रिंग पे, और ये रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं रिंग पे। तो आप ये देखोगे कि सबसे पहले तो Cl वाला आ जाएगा, अब उसके बाद Cl वाला फिर से, और नाइट्रो वाला एक, और उसके बाद 2 नाइट्रो वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बनेगा, पहले क्लोरोबेंजीन आ जाएगा, पहले क्लोरोबेंजीन, उसके बाद नाइट्रो क्लोरोबेंजीन आ जाएगा, और उसके बाद 2 नाइट्रो वाले आ जाएंगे आपके, ठीक है। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बन जाएगा। दूसरा देख लीजिए टॉल्विन, टॉल्विन में CH3 ग्रुप होगा, आपको पता है। यहाँ दे रखा है पैरा पे मिथाइल, ये कुछ ऐसा है, देखिए ग्रुप समझ लीजिएगा। P का मतलब पैरा है, पैरा पे एक तरफ से NO2 लगा हुआ है, दूसरी तरफ से CH3 लगा हुआ है, ये ऐसा दे रखा है, ठीक है। तीसरे वाले में ऐसा दे रखा है कि ये फिनाइल रिंग दे रखा है, नाइट्रो दे रखा है, और पैरा पे फिर से नाइट्रो दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। बताइए, यहाँ CH3 ऑब्वियसली ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर CH3 और एक नाइट्रो दूसरे पे ये आएगा, और फिर सबसे लास्ट पे ये आ जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, पहले आपका टॉल्विन आ जाएगा, फिर एक मिथाइल वाला आ जाएगा, फिर आपके ये नाइट्रो वाले 2 आ जाएंगे लास्ट पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आउट ऑफ बेंजीन, मेटा नाइट्रोबेंजीन एंड टॉलिन विच वन विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजली। बताइए, नाइट्रेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनमें फास्ट होगा जो रिंग एक्टिवेटर होंगे। आप एक तो बेंजीन दे रखा है, तो मैंने बेंजीन बना लिया। देखिए, दूसरा दे रखा है मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, तो मतलब एक NO2 यहाँ पे, एक मेटा पे है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। और तीसरा दे रखा है टॉल्विन, बताइए टॉल्विन का मतलब बेंजीन के ऊपर CH3। अब ये CH3 आपका रिंग एक्टिवेटर होगा, ये रिंग एक्टिवेट कर सकता है, डेंसिटी को बढ़ा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। देखिए, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, इसलिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टॉल्विन में होगा, फिर बेंजीन में, और फिर दूसरा वाला जो दे रखा था, इसलिए ये ऑर्डर बन जाएगा। और टॉलिन इसलिए फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाना चाहेगा या फास्ट नाइट्रेशन दिखाना चाहेगा। अच्छा, उसके बाद बोल रखा है कि बताइए एनहाइड्रस Cl के अलावा और कौन से आप लेविस एसिड कैटलिस्ट लगा सकते हैं इथाइलेशन के टाइम पे या फ्रेडेलक्राफ्ट रिएक्शंस में। तो बहुत सारे हैं, आप FeCl3 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो FeBr3 का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो HF का यूज़ कर सकते हैं, ZnCl2 का यूज़ कर सकते हैं, एटसेट्रा। वैरायटी ऑफ अदर लेविस एसिड्स आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रखा है कि वाई वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये आपको पता है, ठीक है। ये आपको कैसे पता है, मान लीजिए आपने ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कोई कंसिडर कर लिया। लेट्स से मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, आपने इस साइड लिख लिया CH3Br, 2 टाइम सोडियम के साथ ट्रीट कर लिया, और इस साइड लिख लिया आपने CH3CH2Br,
मतलब एक मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, एक इथाइल ब्रोमाइड ले लिया। अब आपको पता है मिथाइल ब्रोमाइड इथाइल ब्रोमाइड लेने पे ये तो हट जाएगा, 2 टाइम्स Na, यहाँ से Br और ये वाला Br हटेगा, ये तो हमने हटा दिया, ठीक है। अब ये इथाइल और ये मिथाइल जुड़ के प्रोपेन बना लेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, तो हो सकता है मिथाइल मिथाइल आपस में जुड़ के इथेन बना दे, और हो सकता है इथाइल इथाइल आपस में जुड़ के ब्यूटेन बना दे। अब आपको तो एक ही प्रोपेन चाहिए था, लेकिन बाकी और भी बन गए, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट टोटल बन जाते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना। देख लीजिएगा कि आपको जब भी एल्केन बनाने ऑड नंबर वाले, तो आपको 2 एल्काइल हैलाइड्स का मिक्सचर लेना पड़ेगा, और जब आप 2 एल्काइल हैलाइड्स का मिक्सचर लेंगे तो 3 तरीके से वो आपस में रिएक्ट करके 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, इंस्टेड के जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था। तो इस वजह से जो तीनों प्रोडक्ट आपके बनेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट आपस में रिजेंबल करता है, मैंने ये बता रखा आपको, और इनके बॉइलिंग पॉइंट के रिजेंबलेंस की वजह से इनको डिफिकल्ट हो जाता है सेपरेट करना, डिफिकल्ट टू सेपरेट, और यील्ड भी कम हो जाएगा। जिसको आपको बनाना था बेचारा वो बहुत कम बनेगा, बाकी भी तो साथ में बन रहे, इसीलिए वुड्स रिएक्शन प्रेफर नहीं होता उन एल्केन्स को बनाने के लिए जिन एल्केन्स में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों, ठीक है। ये एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस थे हाइड्रोकार्बन के, टोटल 25 क्वेश्चंस थे, इनमें से सवाल पूछे जाते हैं, सबके सब मैंने सॉल्व करवा दिए, आप एक बार खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ मैंने और छोटे छोटे सवाल लिख रखे हैं एनसीईआरटी पे बेस्ड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सब पढ़ाया गया है, ठीक है। कन्फॉर्मेशंस पे है, डिकार्बोक्सिलेशन पे सवाल है, पायरोलिसिस पे है, पायरोलिसिस या इसको क्रैकिंग भी पढ़ते हैं। पायरोलिसिस या क्रैकिंग का मतलब होता है बड़े बड़े कंपाउंड्स को छोटे छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, क्रूड ऑयल से गैसोलीन डीजल पेट्रोल्स को अलग करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन पढ़ाया गया आपको, देख सकते हैं आप, ठीक है। इनटेक स्क्रीनशॉट्स, लिंडलर कैटलिस्ट भी आपको बताया गया है, ये भी आपको पता है, BHC कैसे बनाना है बेंजीन से, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है। ओलेफिन्स एल्कीन को क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता है, एसिडिटी भी आपको पता है। हक्कल रूल मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि जो कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डिलोकलाइज करें। प्रोपीन और प्रोपेन में कैसे डिस्टिंग्विश करें आपको बताया गया है, ब्रोमीन टेस्ट या दूसरा आपका बेयर्स टेस्ट, दोनों टेस्ट मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है, ये भी बताया गया आपको। ये सेम सवाल रिपीट है, दोबारा से सेम क्वेश्चन है। हाँ ये देख लीजिए, ये भी आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, और बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बेंजीन को जब ट्रीट किया जाए इनके साथ में, ये सब चीज़ें आपको पता है, ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब के सब आपको पता है, बहुत बार आप टेस्ट में इनको लिख भी चुके हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद पूछ रखा मिथॉक्सी मीथेन में और इथेनॉल में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म होगा, ऑब्वियस है फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, ठीक है। और ये कन्वर्जन आपको करने, एसिटाइलिन से इथेन बनाना है तो बहुत सिंपल सा है, हाइड्रोजनेशन कर लीजिए, बन गया, ठीक है। बेंजीन से टॉल्विन बनाना है, बहुत बार कर रखा आपने। इथेनॉल से इथीन बनाना है, बिल्कुल डिहाइड्रेशन कर देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। एल्केन्स को वुड्स रिएक्शन से बनाना है, ये आपने क्लास में देख लिया, और लिमिटेशन भी आपको पता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनाने के लिए यूजफुल नहीं है, ओके। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे सवाल है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करना है ये आपको पता है। डबल बॉन्ड के लिए ब्रोमीन टेस्ट और साथ में बेयर्स टेस्ट, और अगर इसकी पोजीशन लोकेट करनी है तो फिर ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस पोजीशन लोकेट करने के लिए ओजोनोलिसिस, और डबल बॉन्ड को कंफर्म करने के लिए ब्रोमीन टेस्ट और बेयर्स टेस्ट, ठीक है। ओके, सो ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।